उसके बाद जो हमारे पास सर्जरी है, ये जो अब आपके पास ये जो 5 फेजेस नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के हैं? ये आपके सर्जरी के हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है प्री आर्थोडोंटिक प्रिपरेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि प्री आर्थोडोंटिक प्रिपरेटरी का मतलब होता है, इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें आपने पेशेंट को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है आर्थोडोंटिक एज वेल एज सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। किस तरीके से? उसकी स्केलिंग अगर नीड है, स्केलिंग करके, अगर कोई कैरिस्ट होता है उसकी फिलिंग करके, या उसके अलावा पेरिडोंटल प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करके। ठीक है, तो इस फेज में आपने क्या करना होता है? स्केलिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग, फिलिंग वगैरह हो गई, पेरिडोंटल जिंजावाइटिस, इन सब चीज़ों को रिमूव करके आपने जो है अपना ट्रीटमेंट। अब दूसरा हमारे पास फेज है वो है प्री सर्जिकल आर्थोडोंटिक्स। प्री सर्जिकल आर्थोडोंटिक्स में आपने क्या करना होता है? इसमें आपने जो है आर्थोडोंटिकली डेंटिशन को अलाइन करना होता है हर एक जो है डेंटल आर्च के अंदर जाकर। ठीक है, और इस आर्थोडोंटिकली ये जो आर्थोडोंटिक प्रोसीजर होता है, इसमें आपने इंडिविजुअली हर आर्च के अंदर जाके उसको जो हर आर्च को जो अलग-अलग आपने अलाइन करना होता है विदाउट अटेम्प्टिंग टू करेक्ट द अक्लूजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अगर इस फेज के अंदर किसी किस्म की माल अक्लूजन में वर्सेंट आ जाती है तो इसमें फिर पेशेंट क्या करेगा? वो इन्फॉर्म करेगा अबाउट दिस। अब है सर्जिकल फेज। सर्जिकल फेज की अगर हम बात करें, अच्छा, सर्जिकल फेज में क्या होता है कि इसमें आपने पेशेंट को जो है दोबारा से रीइवेल्युएट, दोबारा से उसकी तशखीस करनी होती है, दोबारा से आपने रेडियोग्राफ्स लेने होते हैं। ठीक है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोग्राफ इसमें आ जाते हैं। सिफेलोमेट्रिक रेडियोग्राफी आपने दोबारा से करनी होती है, प्रेडिक्शंस करनी होती हैं। ठीक है, कि आया कि हम जो है अगर यूँ परफॉर्म करेंगे तो यूँ तब्दीली इसमें हो सकती है और ये तब्दीली इसमें आनी लाजमी है, तो ये प्रेडिक्शंस में आती हैं। ठीक है, फिर वही मॉडल सर्जरी परफॉर्म करेंगे, फिर स्प्लिंट वगैरह उसको जो है उसको फैब्रिकेट करेंगे, और इस तरह से प्लान किया गया है। फिर उसी प्लान के हिसाब से, उसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से आपने सर्जरी को परफॉर्म करना है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या करना होता है? आपने ईयर मैनेजमेंट करनी होती है ताकि जो पेशेंट का जो सांस लेने का अमल है, ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, उसमें जो है किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है फिर नेक्स्ट आपने क्या करना होता है? कंडाइलर रीजन को उसकी तशखीस के लिए आपने ओपीजी लाजमी करानी होती है। उससे जो है आप कंडाइलर रीजन की पोजीशन को आप देख सकते हैं। अगर प्लान्ड अक्लूजन में किसी किस्म की कोई माइनर वेरिएशन आ जाती हैं तो कुछ इलास्टिक्स वगैरह लगाकर आप और जो है उसको डन कर सकते हैं। ठीक है, और ड्यूरिंग द बोन हीलिंग फेज, जब आपकी बोन हीलिंग फेज होती है उसमें अगर किसी किस्म का थोड़ा बहुत अक्लूजन के अंदर वेरिएशन आ जाता है तो आप इलास्टिक लगा के उसको सेट कर लें। और पेशेंट की जो है सॉफ्ट डाइट को आपने इस फेज के दौरान जो है आपने मेंटेन रखना होता है, पेशेंट को आपने सॉफ्ट डाइट पे ले आना होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा ऐसा फेशियल पार्ट जिसको आपने जो है एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेक्शन किया, उसको जो आपने रिमूव किया, फिर आपने उसको जो इस तरीके से रिमूव करना है, मोबिलाइज्ड करना है और रिपोजिशन करना है कि आपकी जो फेशियल सिमेट्री है, जो फेशियल हार्मोनी है, वो बैलेंस्ड रहे, वो यानी कि पता ना चले कि ये एक आर्टिफिशियल है या फिर इस पर कोई सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो खूबसूरती उसकी जो है वो डिफेक्ट ना करे। ठीक है, और ऐसा आपका जा का ऐसा हिस्सा जिसको आप सेक्शन करते हैं, जिसको आप काटते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ऑस्टियोटोमी कहलाता है। ठीक है, अब सर्जिकल एनाटॉमी किस तरह से हो सकती है? इसमें जो है बोनी मूवमेंट्स ऑफ द जा आर लिमिटेड बाय टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो बोनी मूवमेंट है, इसको आपने जो है दो फैक्टर्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के दौरान, कि ऑस्टियोटोमाइज्ड सेगमेंट एरिया है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहनी चाहिए जिस तरह से पहले से होती है। उसके अलावा जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ की मूवमेंट, वो भी जो बोनी मूवमेंट जब आप करें तो उसमें जो सॉफ्ट टिश्यूज़ की मूवमेंट है वो भी टेक प्लेस करे। ठीक है, उसके साथ, और दूसरे नंबर पे दूसरा फैक्टर ये है कि जब भी आपकी बोनी मूवमेंट होगी तो इसके साथ जो इसके रिलेटेड और इसके सराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उनकी मूवमेंट भी टेक प्लेस करे। ठीक है, अब अगर आपका कोई भी सेगमेंट जिसको आपने ऑस्टोटोमाइज्ड किया है उसमें ब्लड सप्लाई बकली है, पैलेटल है, लिंगुअल साइड पे है, जो भी है उसको आपने मेंटेन रखना होगा, ये शर्त है। अगर आप उसकी विटेलिटी या उसका ब्लड सप्लाई मेंटेन नहीं रखते तो इससे जो है नेक्रोसिस हो सकता है, और सेगमेंट की नेक्रोसिस से बचाने के लिए ब्लड सप्लाई उसमें ज़रूरी है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप ब्लड सप्लाई को बरकरार रखेंगे तो
तो आपका जो सेगमेंट होगा रिवस्कुलराइज्ड हो जाएगा और जो है एक नई पोजीशन के अंदर जहाँ पर उसको फिक्स, जिस तरीके से जिस हाल में उसको फिक्स किया गया है उसमें जो है वो जल्दी हील करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जिनको जिसने जो है बोनी सेगमेंट को इन्वेलप किया हुआ है वो मोबिलाइज्ड होना चाहिए एंड आल्सो हैज़ अ लिमिटेड कैपेबिलिटी फॉर द मोमेंट। अब हमारे पास आता है पोस्ट सर्जिकल आर्थोडोंटिक फेज। ठीक है। पोस्ट आर्थोडोंटिक सर्जिकल फेज एमसीक्यूज ये है कि आप ये जो फेज होता है पोस्ट सर्जिकल आर्थोडोंटिक फेज एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा ये जो है सर्जरी के 4 से 8 हफ्तों के बाद ये वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और इसमें पेशेंट को जो है नॉर्मल डाइट की तरफ बैक किया जाता है और अगर आपकी दांतों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी गैप आ जाता है, कोई स्पेस आ जाता है तो उसको भी आपने क्लोज अप करना होता है ताकि आपकी फेशियल सिमेट्री या जो आपने परफॉर्मेंस दी है सर्जरी के अंदर जिस मकसद के लिए वो बरकरार रहे। ठीक है। जो आपकी अक्लूजन होगी आपने उसको मैक्सिमम इंटरकस्पेशन की तरफ लेके आना होता है और अगर उसमें किसी किस्म की कोई माइनर अक्लूजल डिस्क्रिपेंसी आ जाती है तो उसको भी आपने जो है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आपने उसको करेक्ट करना होता है। और ये फेज़ तकरीबन 4 से 6 महीनों तक चलता है। पोस्ट सर्जिकल आर्थोडोंटिक फेज़ जो होता है ये 4 से 6 महीनों तक चलता रहता है। ठीक है। फाइनली द आर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड और फाइनली जब ये आपका फेज़ या आपका ये जो पीरियड होता है पोस्ट सर्जिकल आर्थोडोंटिक फेज़ जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपने ब्रैकेट्स वगैरह रिमूव कर देनी होती हैं और आपका जो पेशेंट होता है वो उसको एक रिटेनर दिया जाता है। ठीक है। जो अमूमन ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स लगाने के बाद दिया जाता है ताकि कुछ अर्सा जो है वो दांत जो है इस काबिल हो जाए कि वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखें। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोस्थोडोंटिक फेज़। प्रोस्थोडोंटिक फेज़ में ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें अगर नीड हो तो नीड के मुताबिक पेशेंट की डेंटिशन को परफेक्ट करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए जो है हम डेंटल इम्प्लांट्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं और एस्थेटिक रेस्टोरेशन और पेरिडोंटल मैनेजमेंट वगैरह भी फाइनल एस्थेटिक्स के लिए इम्प्रूव की जाती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें जो है जस्ट हमने एक शॉर्ट लेक्चर के ऊपर गुफ्तगू की। इंशाल्लाह जब हम डीप लेक्चर सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको प्रैक्टिस के साथ जो है कुछ वीडियोस के साथ कुछ केसेस के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।